सुनाई दे रहा है। और जस्ट अभी हम थोड़ा एक इनॉग्रल कर लें, उसके बाद श्योर श्योर, स्टार्ट करते हैं प्लीज। बिल्कुल जी। ठीक है, थैंक यू। सो प्रवीण जी, आप इसको यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव कर दीजिए। एंड आमरीन, बेटा, यू कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। मैम 1 मिनट दीजिए। अच्छा, 1 मिनट दे एक मिनट दीजिए। दीजिए। ओके ओके। सेकेंड ऑथर कौन, सेकेंड स्पीकर कौन है मैडम? तुलका जी। सुनील कांत सक्सेना जी हैं, वो एक सितार वादक है सर। अच्छा अच्छा। हम्म। और जब भी कोई स्पीकर बोलेंगे तो प्लीज़ स्पॉटलाइट कर दीजिएगा उनके ऊपर। जी मैम, वो पहले से ही लगा हुआ, डिफॉल्ट में लगाया हुआ है, वो अच्छा, स्पॉटलाइट रहेगा, नहीं होगा तो कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। ओके तारा। प्रवीण जी, आप मुझे हेड्स अप देंगे तो वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रवीण जी, हो गया? Shall I start, ma'am? Yes ma'am, you can. Please ma'am. ओके आमरीन, या गो अहेड बेटा। Good evening, everyone. पुरानों श्रुतियों से बहता बहता माधुर्य रस का पान कराता किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाता है। नमस्कार, मैं आमरीन फातिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कल्चरल सोसाइटी की ओर से आयोजित वेबिनार, जिसका शीर्षक है शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य भारत की एक धरोहर में, आप सभी प्रस्तुत गणों का स्वागत करती हूँ। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। समय के प्रवाह काल में संगीत अपने नए नए आयाम पर पहुंचता गया है। मन मस्तिष्क को आनंदित करने के लिए अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह मार्गी संगीत हो या देशी संगीत हो, भजन, कीर्तन या ध्रुपद, धमार, मेलेडी या हारमोनी। प्रत्येक शैली में भाव और रस को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। संगीत एक क्रियात्मक कला है। संगीत की अपनी ही भाषा है। झांझ, सुशिर, फूंकवाद और अन्य वाद्य यंत्र हृदय को मनमोहक करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। कोकिल स्वर वर्षा स्मिता से प्रस्तुति के लिए निवेदन है। वर्षा प्लीज। जय शुभ ज्ञानमयी, जय तो जय शुभ ज्ञानमयी, जगदम्बे शारदा माता, जय तो जय शुभ ज्ञानमयी, जय तो जय शुभ ज्ञानमयी, जगदम्बे
शुभ ज्ञानमायि शुभ्रवसन पद्मसन पुस्तकधारिणी माता शुभ्रवसन पद्मसन पुस्तकधारिणी माता जयतु जय शुभ ज्ञानमायि जयतु जय शुभ ज्ञानमायि हंसवाहिनी बुद्धिदात्री वरदायिनी ब्रह्मचारिणी हंसवाहिनी बुद्धिदात्री वरदायिनी ब्रह्मचारिणी जयतु जय शुभ ज्ञानमायि जयतु जय शुभ ज्ञानमायि जगदम्बे शारदा माता जयतु जय शुभ ज्ञानमायि जयतु जय शुभ जयतु जय शुभ जयतु जय शुभ ज्ञानमायि। धन्यवाद वर्षा इस मधुर आवाज के लिए। एक अद्भुत व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली कथक नर्तकी, दूरदर्शन में कथक आर्टिस्ट भी हैं और ऑल इंडिया रेडियो की कैजुअल अनाउंसर भी। विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाली प्रेरक व्यक्तित्व, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से कल्चरल सोसाइटी की कन्वीनर डॉक्टर तुलिका सनाध्य मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम प्लीज। थैंक यू अमरीन, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य भारत की एक धरोहर, जिसको कि हम आज पहली सीरीज में हम लेके आए हैं आपके सामने, हमारे दो आर्टिस्ट को जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अधिक अपना कार्य कर चुके हैं, तो उनको हम लेकर के आए हैं आपके पास में। एंड इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस कार्यक्रम के बारे में, तो मेरी एक सोच है इस संस्कृति के इसमें। सा शास्त्रीय संगीत ये अपने आप में एक ऐसी रूह है जो हम हर जगह देखते हैं, हमारी प्रकृति में रची बसी है। नदियों में, नदियों के बहने में, झरनों में, हवा की सनसनाहट में, पक्षियों की चहचहाट में, हर जगह संगीत है। अगर हम गौर से सुने तो खामोशी में भी संगीत है। हम जब अपने आप को नेचर से बहुत करीब पाते हैं तो हमें एक संगीत सुनने को मिलता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक संगीत है। जब हम सांस लेते हैं, हमारी धड़कनें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं किसी तरीके के एक संगीत को ही बता रही होती हैं। लेकिन हमारा जिस तरीके का जीवन है, जिसमें हम इतना शोर में और बहुत ज़्यादा अपने कार्यों में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हम अब वो संगीत से दूर होते जा रहे हैं। इन संगीत से हम कैसे अपने आप को जोड़ें, कैसे हम जुड़ें, ये खोज है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हम सभी उस संगीत से वापस जुड़ें।
जो तानसेन ने कभी एक और इसका बचा हुआ है। अद्भुत हो गया है। हाँ, थैंक यू। तानसेन ने राग दीपक गा करके दीप प्रज्वलित कर दिए थे, दिन में अंधेरा ले आए थे। और ये कहानी नहीं है, ये वाकई सच्चाई है जो शास्त्रीय संगीत की इतनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित करती रही है। तो हमें इस म्यूज़िक से, इस संगीत से अपने आप को वापस जोड़ना है। तो इस पहल में आज हम आपके सामने जो ये संगीत लेके आए हैं, ये एक तरीके की रूह है, मेडिटेशन है, एक पीस ऑफ माइंड है जो हमारे आत्मा को प्रफुल्लित करती है। तो इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आप सभी की। आप लोग आज यहाँ आए और आप लोगों के लिए ये महत्व रखता है ये विषय, इसीलिए आज आप लोग इस समय शाम के 5 बजे हमारे साथ आके जुड़े। तो आज मैं हमारे प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर आर.एन. दुबे, जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो सर, आपसे मैं चाहूँगी कि आप इस 2 शब्द बोल करके हमारे इस कार्यक्रम की पहली सीरीज़ की शुरुआत करें। डॉक्टर दुबे, आपका स्वागत है। आप प्लीज़ 2 शब्द हमारे सारे श्रोतागण के लिए बोलें। थैंक यू सर। Before sir start, important announcement from Dr. Bhimrao Ambedkar College. This is your host Praveen Kumar Vishwakarma. I would request all the participants, all the dignitaries to please mute your mic until you are asked. So it's a humble request to please mute your mic. Thank you. Please sir, over to Dubey sir. Thank you very much. तुलिका जी, सांस्कृतिक हमारे जो कमेटी है उसकी कन्वीनर, हमारे 2 गेस्ट हैं स्पीकर, अंजना अय्यर जी और सुनील कुमार सकार जी। संगीत एक ऐसी विधा है जो मनुष्य की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है और संस्कृति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और यदि संस्कृत को हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हम पाएंगे कि संस्कृतियाँ कोई एक स्टैंड स्टिल स्थिति नहीं है, बल्कि एक डायनेमिज्म इसमें है और समय के साथ इसमें प्रवाह है, इसमें खनक है, इसमें जीवन जीने की समय समय पर जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी दृष्टिगत होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जब परिवर्तन के इस संग्राम में बहुत संस्कृत की बहुत से आयामों को हम धीरे धीरे विस्मृत किए जाते हैं। और इसका प्रमाण अगर हम देखें तो आज संगीत भी वह संगीत नहीं है जो वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक जिसको हम कहते हैं कि हब था। उसके इर्द गिर्द संस्कृतियाँ, हमारी कला और हमारा ज्ञान जो बढ़ता था, वह धीरे धीरे पिछड़ती जा रही हैं शोर में। और एक ऐसी संगीत का प्रचलन हो गया है जो शोर शलाबा और क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग पीस एक अलग तरह की थ्रिल देते हैं। और शायद युवाओं को वो पसंद है, इसलिए उनका भी बहुत अच्छा वो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है लोगों में, विशेष रूप से युवाओं में। लेकिन जो हमारी क्लासिकल संगीत है, यह एक संस्कृत की वाहक और संस्कृति नहीं है। इसका बहुत बड़ा संबंध मनुष्य के जीवन और जीवन शैली से है, मनुष्य की थिंकिंग प्रोसेस से है, मनुष्य के स्वास्थ्य से है। और हम देखते हैं कि संगीत जो क्लासिकल संगीत है, यह बहुत बड़े पैमाने पर जो इसकी साधना करते हैं और जो इसका श्रवण करते हैं नियमित रूप से, उनके सोचने
की जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है, उसको करने की जो पद्धति है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। कहीं मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो साउथ इंडिया के कोई एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, उन्होंने कई सीडी बनाई और उन सीडी के माध्यम से उन्होंने शोध किया और बताया कि डिफरेंट जो जो ये संगीत हैं, उनके माध्यम से हार्ट के रिदम पे, हार्ट की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि क्लासिकल संगीत जो है आपके हार्ट बीट को प्रभावित करता है, उसमें जो गति है, गति धीरे धीरे स्लो करता है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि बहुत से जो हमारे आजकल जो लाइफ स्टाइल की डिजीज है, विशेष रूप से हार्ट प्रॉब्लम, आजकल मानसिक रोग भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, बहुत से उसके रिलेटेड जो अब्यूजेज हैं, ड्रग अब्यूजेज हैं, ये सब जो है मनुष्य के जो थिंकिंग प्रोसेस का परिवर्तन है, हर चीज जल्दी में करना, हर चीज जो है शॉर्टकट अपना लेना, उसका रिजल्ट है। मैं मानता हूँ कि जो क्लासिकल जो संगीत है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी लगता है कि बहुत प्रचारित नहीं है, लेकिन जहाँ भी है इसका बहुत महत्व है। और मैं देखता हूँ कभी कभी कि जो संगीतकार हमारे देश में उतना पॉपुलर नहीं है जितना वो विदेशों में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृतियाँ जो हैं वह शोर शराबे से अब उब गई हैं, और यह जो क्लासिकल संगीत है उसकी तरफ जा रही है। उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी जो यहाँ इसकी उत्पत्तियाँ हुई हैं संगीतों, और पुनः जो है मेन स्ट्रीम में आएंगी, इसका शोध होगा और मनुष्य के जीवन शैली, स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव है, इसका बहुत व्यापक पैमाने पर शोध होगा। और जब शोध होगा, वैज्ञानिकता का भी हमें परिचय होगा, और इससे फिर ये पॉपुलर और होगा, और फिर जो ये क्लासिकल संगीत है जो अभी बैकग्राउंड में चली गई थी, और पुनः पॉपुलर होकर के पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक दिशा देगा। और इसमें मैं तुलिका जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय को रखा और उसकी सीरीज ऑफ इसका लेक्चर वेबिनार चालू करेंगी, और उम्मीद है कि इससे हमारे जो स्टाफ हैं, विद्यार्थी हैं, उनको बहुत ही लाभ होगा। और पेंडेमिक में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जो हमारे जो स्टाफ के विद्यार्थी जो है उब गए हैं घरों में रहते रहते, वर्क होम करते करते, उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, और आप इस संगीत की प्रक्रिया को आप शुरू करें। जो वक्ता है, जो लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत मूल्य समय को दिया। संयोग से अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑफिस 5 बजे बंद होती है। मैं बीच में जो ज्वाइन कर लूँगा। इसके साथ आप लोगों का पुनः धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमर्स डिपार्टमेंट की वरिष्ठ प्राध्यापिका, डिबेट सोसाइटी से जुड़ी डॉक्टर दिलजीत कौर मैम का स्वागत करती हूँ, और वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथिगण को आमंत्रित करने का निवेदन करती हूँ। मैम प्लीज। थैंक यू अमरीन। लंबे अंतराल से लॉकडाउन में वुहान वायरस के साथ समय बिताने के बाद आज कुछ सुरीले कलाकारों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, कन्वीनर साहिबा डॉक्टर तुलिका जी की बदौलत। तो बड़े ही प्रसन्न मन के साथ आज की हमारी पहली विशिष्ट अतिथि का सभी की ओर से अभिनंदन और परिचय करवाना चाहूंगी मैं। तो आज की जो हमारी पहली विशिष्ट अतिथि हैं, she is a very versatile and a talented person who on the one hand is a master's in commerce and on the other hand is very well versed in various languages such as English, Hindi and Tamil, Malayalam and Gujarati. But however,
Many more levels higher than all of this, she has made a mark in the field of classical. I request all the students, all the participants to kindly be careful and mute yourself, please, beta. So many more levels higher than all of this, she has made a mark in the field of classical music in the form of Dhrupad, classical music. तो बचपन से ही उनका रुझान ना सिर्फ फिल्म म्यूजिक बल्कि कर्नाटक म्यूजिक में रहा है, और इस शौक को उन्होंने सिर्फ शौक नहीं रहने दिया, उसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया, और बचपन से ही उन्होंने इसको आगे ट्रेनिंग के रूप में आगे बढ़ाया। कर्नाटक म्यूजिक में उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 10 साल की उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्होंने ध्रुपद में भी ली, गुडेचा ब्रदर्स के यहाँ से 7 साल के लिए, और फिर आगे भी उन्होंने एमए म्यूजिक का उन्होंने आगे ट्रेनिंग लिया उदयपुर से। इतनी कड़ी तपस्या के बाद टुडे शी इज नाउ नॉट जस्ट परफॉर्मिंग बट शी इज आल्सो टीचिंग in the field of classical music, in the form of classical music, Dhrupad field form of music. So she is performing in various places all over the country, in Bharat Bhavan, in Minto Hall in Bhopal, and she's been performing at the International Day of Dhrupad and Smaran Festival in Bhopal, and even at very prestigious institutions such as the IIT Madras. And she's also teaching at various levels for the past many years, and at the Dhrupad Sansthan, she has been teaching, and she is also teaching students globally, all over the world. She is teaching and teaching online also, from teaching students globally. So we are very honored to have you amongst us, ma'am, today to guide our students. And we invite you to please share your valuable insights that you have gained all these years, and to guide our students today. Thank you so much, ma'am. Thank you, Daljit ji. Thank you, Diljit. Thank you, Diljit ji. Is my audio okay? Can you all hear me clearly? Yes, ma'am. Definitely. Yes, yes. नमस्कार, फिर से आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर दुबे जी और तुलिका जी को मेरा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इस विषय पर जितना मैं जानती हूँ, मेरा जितना नॉलेज है उसे शेयर करने के लिए आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन दिलजीत जी ने दिया कि मैं ध्रुपद परफॉर्म और सिखाती हूँ, ध्रुपद गायकी। तो ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरातन शैली या प्राचीनतम शैली मानी जाती है ध्रुपद। तो इसकी जो उत्पत्ति है ये साम वेद से माना गया है। तो जो हमारे यहाँ के शास्त्र हैं, जैसे नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, दत्तिलम, ये सबसे प्राचीन संगीत के शास्त्र माने जाते हैं, संगीत एवं नृत्य। तो इनके अनुसार ये कहते हैं कि साम गान, जो साम वेद से जो उत्पत्ति हुई, इसमें सबसे पहले तो 3 स्वरों का उपयोग होता था, सिर्फ 3 ही स्वर होते थे। फिर धीरे धीरे होके 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई, और अब जो हमारा संगीत है ये बेसिकली 7 स्वरों पे आधारित है। तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि 7 स्वर क्या हैं। सा रे गा मा पा धा नी, इतना तो हम इंडियंस जानते ही हैं। कोई बच्चा भी कह देगा कि 7 स्वर कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो सा का जो पूरा एक्चुअल नेम है वो है षडज, और रे ऋषभ से आया हुआ है, ऋषभ को शॉर्ट करके रे, और ग है गांधार से, मा मध्यम से, पा पंचम से, ध धैवत, नी निषाद। तो हमारे 7 स्वर
को मिला के एक सप्तक बनता है। सप्तक जिसे हम इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। तो 7 स्वरों का एक सप्तक बनता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो इन स्वरों में विकृत स्वर भी माने जाते हैं, विकृत स्वर भी होते हैं। तो विकृत स्वर होते हैं 5, तो कुल मिला के 12 स्वर हो गए। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बस ये बताना चाहूँगी कि 12 तरह के साउंड्स होते हैं इंडियन म्यूज़िक में, राग संगीत में। तो जैसे राग संगीत मतलब अलग अलग राग। तो अलग अलग रागों में हम इन स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को मिला के एक राग बनाते हैं। तो एक राग जो सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा, वो है यमन। बहुत ही प्रचलित राग है ये। इसका मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ध्रुपद स्टाइल में। तो इसके जो स्वर हैं सा सा नी रे गा मा पा नी रे गा मा धा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो चलन है, ये जो मैंने अभी गाया, इस पर आधारित है यमन राग। इस पे शॉर्ट ध्रुपद आलाप मैं अभी गाना चाहूँगी। तो ओम रे ना रन ते ता रन रे नो रे रे ना ते तरा रे रे र न री ना आ र न ते त र रे नो ते तर ना रे ना रा
रे रे नो रा ना ना ता ना तू। तो ये ध्रुपद स्टाइल में एक आलाप मैंने अभी प्रस्तुत किया। तो इसके जो शब्द हैं वो निरर्थक हैं, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे मैं री रे रा, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो निरर्थक शब्द हैं इसकी उत्पत्ति भी ऐसा कहा जाता है कि एक श्लोक पे आधारित है, जो कि है तू ही तरन तारन, तू ही ओम हरि ओम अनंत नारायण, तू ही तरन तारन। ओ हरि ओम नारायण, तो हरि ओम नारायण को रीनूम रीनूम। तो इस तरह से इस छोटे से श्लोक में से कुछ शब्दों को निकाल के सिलेबल्स बनाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसके माध्यम से राग का विस्तार होता है। तो हा रा ना री ना रा ना ना। तो ध्रुपद का आलाप, ध्रुपद में आलाप इस तरह से हम विस्तार करते हैं। शुरुआत का जो आलाप है इसमें हम इन सिलेबल्स के माध्यम से राग की बढ़त करते हैं। फिर अगला जो स्टेप होता है इसमें हम लय को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे इन्हीं सिलेबल्स को यूज़ करते हुए रा ना 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 रे रे रा ना 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 ना। लय मतलब टाइम, समय को हम इक्वली डिवाइड करते हैं। रा 1 2 3 4 5 6 रा ना ना ना। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए घड़ी का जो घड़ी में हम सुनते हैं, या तो आप पानी की बूंदें जिस तरह टक टक जो आवाज़ आती है वो भी एक ही लय में चलती है। तो रा ना 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 रा ना 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 रा ना 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 रे रे रा ना ना रे रे नो ते ता रा ना ना रे रे ना रा ना 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 रे ना रा ना 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 ते ता रा ना ना रा ना आ रा ना ना ते ता रा ना रे रे रा ना ना रा ना 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 आ रा ना ना रे रे रा ना ना रा ना ना ते ता रा ना 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 ता ना तुम। तो इस आलाप के इस पार्ट को हम कहते हैं जोड़। जोड़ या हम इसे मध्य आलाप भी कह सकते हैं। तो पहला जो मैंने स्लो आलाप गाया उसे विलंबित आलाप कह सकते हैं। फिर अभी जो गाया वो है जोड़ या मध्य लय का आलाप, और इसके बाद का जो पार्ट है उसे कहते हैं झाला या तो द्रुत आलाप।
तो इसके बाद का जो पार्ट है उसमें लय हम बढ़ा देते हैं। रननन 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 तेद रननन 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 तेद रननन रिरनन रिनारननन नारनन रिर नारनन रिर नारननन 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 रननन रननन रिर रननन 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 तेद रननन रिर रन रिनारननन रननन रननन रिर रननन रिर नारननन रननन रननन तेद रन रननन 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 रिर रन रिर नूनननन रननन आरननन तेद रन रिनारनन रननन रननन रिर रननन रिर नूनननन रननन 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 रिर नूम रननन 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 तेद रननन रिर रननन 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 रिर रननन नननन रननन रननन नारननन 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 रननन रननन रिर रननन नननन रननन 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 तनातुम। तो आलाप की प्रस्तुति इस तरह से विलंबित, मध्य और द्रुत इस तरह गाया जाता है ध्रुपद में। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बंदिश की प्रस्तुति, जिसमें शब्द होते हैं। तो एक शॉर्ट में मैं एक ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन थोड़ा सा मैं गाना चाहूँगी। के सार घोल के सार घोल रंगा बनो ओ है अब तुम लाल कहाँ जाइयो भागा के सार घोल रंगा बनो ओ है। तो ये थी बहुत ही शॉर्ट में एक ध्रुपद की प्रस्तुति यमन राग में। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।
Ma'am, your voice is not audible, sorry. हाँ ओके। ये सॉरी, ये शायद टेक्निकल एरर था, अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। आई वाज स्पीकिंग टू तारा। अंजना, Yes, so I can see one question. Yes, Yeah. there is a question. Yeah. Yes, so is Jhala Drupad inspired by Jhala and Sitar? That's a good question. So, as far as I know, the Jhala in Drupad is inspired by the Jhala in Rudraveena. So, Rudraveena is supposed to be an older instrument than Sitar, because Drupad is supposed to be an older, form. Drupad के बाद ख्याल आया, तो ध्रुपद का जो झाला है जिसमें हम रा ना 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 रा ना ना ना, ये जो है ये वीणा से, रुद्र वीणा से इंस्पायर हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। या तो रुद्र वीणा का जो झाला है वो, आई एम नॉट रियली श्योर विच वन केम फर्स्ट, बट देयर इज एन इन्फ्लुएंस फ्रॉम रुद्र वीणा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो एनी अदर क्वेश्चंस? मैम, झाला और तराना अलग है क्या? जी बिल्कुल। तराना जो है वो फिक्स एक कॉम्पोजिशन की तरह फिक्स कर सकते हैं हम, जबकि झाले में, जैसे अगर मैंने इस राग में झाला गाया, रा ना 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 रा ना ना री रे रा ना रा ना 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 आ रा ना ना री रे ना ना, ये फिक्स्ड है, लेकिन इसमें मैं इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। तो जैसे सा को ले लिया मैंने, सा में ये फिक्स्ड जो सिलेबल्स हैं उसको मैं गा के दिखाती हूँ। रा ना 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 रा ना 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 आ रा ना ना रा ना 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 री रे रा ना ना ते ता रा ना ना। तो ये सा गा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सिलेबल्स को बदल रही हूँ। तो अब इसमें मैं इम्प्रोवाइज जैसे चाहे मैं कर सकती हूँ वैसे। रा ना 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 री रे रा ना नी 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 रे 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 गा 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 री रे रा ना ते ता रा ना आ रा ना। तो स्वर तो वही है, मैंने सिर्फ सिलेबल्स को चेंज किया। आ रा ना री रे रा ना। अब मैंने इसमें गमक डाल दिया, री रे रा ना आ री रे रा ना थे दा ना। तो सिलेबल्स को हम इंटरचेंज करके इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो इट्स नॉट फिक्स्ड अनलाइक अ तराना। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? तो अंजना जी, इस पे राग यमन पे कोई पुराना जो सॉन्ग होता है, जो एक बच्चों को भी थोड़ी झलक दे देते हैं कि राग यमन पे आधारित भी हिंदी सॉन्ग्स हुए हैं, तो आप उसका कोई 2 लाइन आप डेफिनेटली जरा बताइए। तो राग यमन पे बेस्ड तो बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स हैं, गज़लें भी बहुत सारी हैं। तो जैसे लोगों ने आज जाने की ज़िद ना करो सुना होगा, और फिल्म सॉन्ग्स अगर ले लें तो इसमें जैसे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। तो ये एक गाना है। फिर
निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है हो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलों जा लुटाने को जी चाहता है। तो ये जो गाने हैं ये सभी यमन पे आधारित हैं। नए गानों में भी बहुत सारे हैं, जैसे ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा। तो ये भी एक गाना है यमन में। तो कम से कम 50 गाने तो बॉलीवुड में ज़रूर होंगे यमन पे आधारित। तो अंजना मैम, और एक सवाल आया है आपके लिए कि किसी कविता और गाने के लिखे में कोई अंतर होता है क्या? जितना मुझे मालूम है, एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज या सो कविता और गाने में आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि अगर कंपोज़र एक कविता को भी गाने में बदल सकते हैं, जितना मैं कह सकती हूँ। तो बट या आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सही कहा मैम, कविता जो है उसको गाने में कंपोज किया जा सकता है। अच्छा, किसी कविता और गाने के लिखे में कोई अंतर होता है क्या? तो इसका मैं जवाब आई डोंट थिंक आई कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो या रंजिश ही सही, करेक्ट। ये गज़ल भी यमन पे आधारित है, बिल्कुल सही। भूपाली के बारे में बिल्कुल, तो भूपाली भी एक्चुअली भूपाली और यमन का जो पेरेंट राग है यानी थाट जो है, ऐसा माना जाता है कि सेम है, जो कि है कल्याण थाट। तो हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया यहाँ पे कि थाट जो है वो है कल्याण। तो भूपाली के स्वर हैं सा रे ग प ध सा, तो ये है 5 स्वरों का राग। तो सा, इसके स्वर हैं सा रे शुद्ध, ग शुद्ध, प ध शुद्ध और सा। सा रे ग प ध सा, सा रे ग, सा रे ग रे, सा ध ध सा रे ग, ध ग रे सा। इसका आरोह अवरोह सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। तो भूपाली के जो स्वर हैं ये भी शुद्ध हैं, और यमन में म को छोड़ के सारे स्वर शुद्ध हैं, म तीव्र है यमन में। तो यमन, किसी ने पूछा है, युवराज जी ने पूछा है कि यमन के स्वर कौन से हैं? सा, सा, नी रे गा मा प, पा रे, नी रे सा, नी रे गा मा धा नी सा। तो ये है यमन का आरोह, नी रे गा मा धा नी सा।
गा रे सा। Thank you so much, ma'am, for Please shed some light on history of Drupad. For answering the questions of our participants. जब इतने एक्सपर्ट हमारे सामने हों तो हमारा तो मन चाहेगा कि हम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम पूछ ही डालें, तो लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए अब आई थिंक समय है कि अभी हम आगे बढ़ें। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के दूसरे विशिष्ट अतिथि भारत के नामी गिरामी सितार वादकों में से एक हैं। कहते हैं शिष्य की पहचान तो उसके गुरु से ही हो जाती है। और जो हमारे दूसरे अतिथि हैं उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार सुनील जी। तो शिष्य की पहचान तो उनके गुरु से ही हो जाती है। और हमारे जो दूसरे विशिष्ट अतिथि जी हैं श्री सुनील कांत सक्सेना जी, I think he is blessed. He is a very blessed person. He is blessed with not just one, not just two, but three outstanding gurus. One is late Professor B.N. Datta ji. The second is late Pandit Uma Shankar Mishra ji, who is the daughter of Pandit Ravi Shankar ji. And the third guru is Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan Sahab ji. So उनकी विलक्षण प्रतिभा को पहचानते हुए सुर संगर अकेडमी है जो मुंबई में है, उन्होंने उन्हें सुर मणि से पुरस्कृत किया था 1988 में। और दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने भी शांति पुरस्कार से उन्हें 2010 में सम्मानित किया था। इसके अलावा कई प्रकार के उन्होंने कमर्शियल रिकॉर्डिंग्स करी हैं, सरकारी कार्यक्रमों में उन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे योगा डे, रिपब्लिक डे, पार्लियामेंट हाउस में परफॉर्म किया है, प्रेसिडेंट हाउस में परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में, कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में उन्होंने परफॉर्म किया है। और बॉलीवुड मूवीज आप देखते होंगे सब लोग, उन कई कुछ मूवीज में भी उनकी कला की झलक आपको दिखाई देगी, जैसे शुभ मंगल सावधान है, तीन ताल है, और कुछ म्यूजिक एल्बम्स में भी आपको उनकी झलक दिखाई देगी। His contribution extends to the international platform also, wherein he has collaborated with international composers such as Ben Foster, who is a BAFTA award winner, Michael Mas, Tomer Asulin from Israel, and many more. And if you are a Netflix watcher, he has also recorded the background score for the popular Netflix web series, The Serpent also. Mr. Saxena has toured and performed all over the globe, including performing in the honor of the Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi in 2012 at the World Economic Forum in Switzerland, and a special performance with his guru Ustad Amjad Ali Khan at the Wigmore Hall, London, also in 2012, and various other performances all over the globe. Presently, he teaches sitar and also Indian classical vocals to his students spanning all over the globe. We welcome you, sir, to our college in this special event, online event. And we invite you to please enrich our students with your vast talent. Namaskar, sir. Sparsh, are you there? I think हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, मैं लायक नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ मैं भी। और अभी मैं गाना सुन रहा था उनका, ध्रुपद का, जो बता रही थी, इतना सुंदर गाना उन्होंने बताया, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और संगीत, जैसा कि उन्होंने बताया, 7, 5, 12 स्वर,
पूरी दुनिया में वही 5/12 स्वर है। और इसकी खूबी देखिए आप कि इसमें शब्द हो या ना हो, लेकिन सुर के जरिए एकदम से कनेक्शन बनता है। और जैसा कि बताया गया कि इसमें मेडिटेशन पुराने ऋषि मुनि हमारे सदियों से करते आए हैं, और तपस्या तो है ये। जैसे कि मेरा इंस्ट्रूमेंट सितार मैं परफॉर्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं और सबका मैं सम्मान करता हूँ। और जो मुझे महसूस होता है कि सितार जो है ये वीणा का पार्ट है, और बहुत लोगों ने रिसर्च करी है, इस पे कर रहे हैं। अब रागदारी संगीत, और जैसा कि उन्होंने बताया कि स्वर 7/5/12 वही है। हम जब सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें सुर के जरिए पता लगता है कि ये कौन सा राग है या कौन सा सुर कहाँ जा रहा है। अदरवाइज वो सब वही 7/5/12 स्वर है, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे वो राग हो, चाहे ख्याल हो, चाहे कोई लाइट कुछ हो, या फिल्मी गाना हो, वैसे ही हो। और फिर एक आता है इसमें, हम सीखें, रियाज करें, ये तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आता है फील, जो भाव है। मुझे जो महसूस होता है कि वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाव नहीं है तो फिर वो, और वो सीखने से, ये ईश्वरी देन है, और सीखने से तो आता ही है। तो कोशिश हम ये करें कि वो भाव पैदा करने की कोशिश करें। तो मैं तो इतने लोगों को देखा, सुना, सीखता ही हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। जब तक हम, और मुझे महसूस होता है एक चीज और, कि हम पहले अच्छे इंसान हों, तो वो चीज मुझे लगता है कि पहले मैं सुना करता था, कुछ लोग कहते थे कि जो हमारा जैसी हमारी नेचर होती है वो उसमें रिफ्लेक्ट करती है हमारे काम में। तब मुझे बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे समझ आती है कि जब हम बैठते हैं तो ध्यान ही लगाना है, डू मेडिटेशन। और मुझे तो शुरू करते हुए बहुत डर लगता है अब भी, कि बस जब शुरू होता है फिर लगता है कि शायद कोई शक्ति काम कर रही है। अदरवाइज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जी सीख लिया, ये राग सीख लिया, ये अलंकार सीख लिया मैंने, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं अब ये इसको ऐसा कर दूंगा। तो ये खतरे से खाली नहीं, बस वो करते चले हम, और हो जाए तो बस हो जाए। और संगीत सब तरह के अच्छे हैं, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, जो भी अपनी तपस्या में लगे हैं सिंसियरली। और क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है क्लासिकल म्यूजिक का है, शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्र, उसमें कुछ नियम है जिसमें हमें बंध के चलना पड़ता है। एक लाइट म्यूजिक में एक फ्रीडम हमें होता है कि हम बंधन, वहां भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम कर दें, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी एक वहां पे फ्रीडम रहता है हमें, कि किसी भी उसमें हमने कोई राग के अंदर सुर लगा दिया एक्स्ट्रा, तो वो थोड़ा सा चल जाता है, चल सकता है। लेकिन जैसे यमन में बताया, अभी सुन रहा था मैं, यमन में है तो वही सारे गामा पादा नीसा, सारे शुद्ध तीव्र स्वर, और चलन वो नीरे गा से है। अब उसमें कभी कभी कुछ लोग लिबर्टी ले लेते हैं, इसमें और सुर का भी यूज हो जाता है। अब जैसे मैं इसी में आपको
क्योंकि उन्होंने जबन बताया था, मैं हल्का सा इसलिए अब ये जो मैंने अभी लिया इसमें कोमल रे भी यूज हुआ हल्का सा, पता नहीं आप लोगों को समझ आया नहीं आया, समझ मुझे भी नहीं आया, लेकिन ये एक फील है, तो इसको हम ऐसे नहीं शुरू कर सकते कि सीधा हम उससे वैसे शुरू कर दें, तो पक्का राह गलत होगा। देखिए उसको कैसे यूज करना है, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने रियाज किया है, उसको वो कोशिश करते हैं यार। अब ये लाइव म्यूजिक पे एक हमें एडवांटेज ये है कि इसमें खट के मुर्की वगैरह जो होती हैं, इसमें ज्यादा स्कोप होता है। ध्रुपद में तो बहुत उसको बंधन का पालन किया जाता था, और ख्याल में भी किया जाता है कि उसमें ज्यादा मुर्की खटके कम दिए जाए, लेकिन लाइव म्यूजिक में है कि उसको हम लिबर्टी ले सकते हैं हम, लेकिन कैसे लेना है, कैसे सजाना है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में अगर इसी के साथ शुद्ध मध्यम लगा दे तो हम एक राग जमन खंडान भी बनता है। और इसमें एक आपने सुना होगा ये आज जाने की वेदना करूं, आज जाने की वेदना करूं। यूं ही पहलू बैठे रहो, यूं ही पहलू बैठे रहो, आज जाने की वेदना करो।
हाय मर जाएंगे। हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। ऐसी बातें किया ना करो। ऐसी बातें किया ना करो। तो ये राग यमन यमन कल्याण, उसके साथ राग भी बना हुआ है और लाइट का अंदाज भी बना हुआ है। तो प्रेजेंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको कैसे, अब इसमें कोई तान नहीं है मुझे बजाइए भी ना भाई ऐसा कुछ करा उसने, लेकिन वो फील लाने की कोशिश करी। तो ऐसे कई और राग हैं एक राग है भीम पलासी। अब एक कॉम्पोजिशन है, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास ननदिया, जा जा रे मंदिरवा जा। अब जैसे ध्रुपद में आलाप उन्होंने दिखाया, ऐसे इसमें भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी उसी तरीके से आलाप जोड़ झाला वैसे दिखाया जाता है। मैं आपको बड़ी झलक दिखाता हूँ, उससे कोशिश करता हूँ।
अब ये आलाप हम समय के हिसाब से कि कितनी देर हमें बजाना है, तो धीरे धीरे इसको नीचे से ऊपर तक जाते हैं। फिर इसमें वो जोड़ पार्ट आता है। फिर ऐसे ही ये जो झाला पार्ट इसका में जो आता है, और ये तबले के साथ भी होता है। ये आलाप जोड़ झाला जो है, तबले से पहले हम इसको बजाते हैं कॉम्पोजिशन से पहले, फिर उसके बाद वो पार्ट आता है, कॉम्पोजिशन आती हैं। और इसी से अब मिलता जुलता मैं आपको खमाज और जयवंती और गारा, ये दोनों रामधुन है। कुछ लोग उसमें उसको बताते हैं कि वो जयवंती में है और कुछ लोग कहते हैं गारा में है। मैं आपको दिखाता हूँ करके कोशिश कैसे है। शायद आपने पहचान लिया होगा ये वैष्णव जन तो प्रेम कहिए।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो आप ये रामधन के अपने कार्य में समापन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
बहुत बहुत खूब। अभी कुछ क्वेश्चंस है शायद बच्चों के, तो आप थोड़ा 2 मिनट अभी रुकिएगा। कृष्णा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत खूब गुरुजी, इट वाज लवली लिसनिंग टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। It was a pleasure, rather it was an honor for us to have our guest amongst us. दोनों अतिथियों को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया and नमस्कार. This is a question for Srimati Anjana Iyer, ma'am. This is from Ashutosh Mukherjee. He asks to shed some light on the history of Drupad and its gharanas. पहले तो मैं पंडित जी को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगी। मुझसे कई ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो ध्रुपद के बारे में जो उन्होंने पूछा है, तो बस इसके बारे में मैं बस ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि डागर घराने के अलावा 3 और घरानों का नाम सुना है मैंने। एक तो है विष्णुपुर, जो बंगाल साइड में इस घराने के कुछ आर्टिस्ट्स हैं। फिर बिहार में है, बेतिया घराना एक है, और बिहार में है दरभंगा घराना। तो दरभंगा घराने के भी कई आर्टिस्ट्स हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे मलिक बंधु हैं। तो उनकी पूरी फैमिली में इस घराने की ध्रुपद गायकी गाते हैं। तो खैर डागर घराना ज़्यादा फेमस है क्योंकि डागर बंधुओं ने इसे पॉपुलराइज किया है। Okay, I think Ashutosh, you have got the answer. And there is a question from Pankaj. He wants you to say something on the Hansadhwani Rag. तो हंसध्वनि राग जो है हमारे घराने में ऐसे इतना नहीं गाया जाता है। तो मेरे लिए इसके बारे में कहना इतना सही नहीं रहेगा। अच्छा, आशुतोष सवाल करते हैं कि ये जो आपने कहा ध्रुपद के बारे में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिफरेंट घरानास? कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड और जो जितना लंबा आलाप गाते हैं, जैसे डागरवानी में जो आलाप है वो बहुत ही विस्तार से होता है, नोट बाय नोट एक्सप्लोरेशन इसका होता है, या तो फ्रेज बाय फ्रेज, लेकिन काफ़ी लंबा जो विलंबित आलाप है वो लंबे समय तक गाते हैं। ये डागरवानी की खासियत है। और जैसे दरभंगा घराने को ले लें तो थोड़ा सा उसका जो टाइम है वो बदल जाता है आलाप में। तो विस्तार से जो आलाप गाते हैं वो डागर घराने की स्पेशलिटी है। और जैसे गमक और ताल का जो प्रोमिनेंस है वो जैसे बंदिश में वो जो साइड है वो दरभंगा घराने में उसको ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। शुक्रिया मैम। मेरे ख्याल से पंकज एंड आशुतोष, यू हैव गॉट द आंसर्स। एंड मैडम यहाँ पे ayeranjana01@gmail.com दिया हुआ है, तो आप लोग अपना फर्दर जिज्ञासा जो है यहाँ पे लिख के मैम को बता सकती हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव शेयर्ड इट विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। We are done with the questions. क्वेश्चंस सुनील जी आपसे मुझे पूछना था, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताएं। तो जैसे ये स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है, ये सितार, तो इसको स्ट्रिंग वाद्य यंत्र में लेके आएंगे ना, जैसे ये बाकी के उसमें, तो ये जैसे और भी बहुत सारे वाद्य है ना, बहुत सारे वाद्य भी, तो इसका क्या खूबसूरती है, क्या इसकी खासियत होती है? अगर हम बाकी और वाद्यों की तुलना में इसकी क्या खासियत होती है, और इसको अगर कोई सीखना चाहे, शुरू करना चाहे, तो वो क्या दिमाग में रखे और किस एज में शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सीखने की इच्छा हो, अगर इच्छा है तो उसके लिए मेरे हिसाब से कोई एज फैक्टर नहीं है, बैरियर नहीं है वो।
ठीक है, कोई भी चीज हम जल्दी शुरू करते हैं तो हमें समय ज्यादा मिलता है, लेकिन अपने लिए करना चाहते हैं किसी भी और उसके लिए तो कभी भी सीख सकते हैं। और रही बात स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की, अब मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट सब अच्छे हैं, सबकी अपनी स्पेशलिटी है, और लेकिन फिर भी एक अपील की बात होती है कि हमें कोई चीज ज्यादा अपील करती है, और शायद और परफेक्ट कोई कुछ भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों में है। तो क्योंकि मैं सितार बजाता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो उसमें जो मैंने देखा और सुना है और महसूस किया है कि इसमें उसकी साउंड और कुछ जो एक टेक्निकल पार्ट है हमारे इसमें म्यूजिक में, मीन का कहलाता है। मीन का जो होता है कि वो जो कनेक्शन है नोट टू नोट, मिनिमम एक से दूसरे नोट या और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो वो डिफर करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें ज्यादा मीट जाती है, जैसे गाने में सा, अब जिसका गाने का फ्लो है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें नहीं होता, उसमें भी उनके अपने तरीके से जो है वो, जैसे सितार में है, जब मींड हम खींचते हैं तो साउंड रहती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती है, तो उसका वो इफेक्ट जो है, जितना हमें स्ट्रो जब लगाते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अब वो साउंड धीरे धीरे कम हो रही है, और लेकिन फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और तो हमारी साधना वही है कि उसको वहां तक लेके जाए, बावजूद इसके कि वहां पे वो साउंड खत्म हो रही है, लेकिन आपको वो पूरा जो उसकी सेंस है, जो मतलब है, वो आपको पता लग जाता है, और एक उसको फीलिंग अलग सी होती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की खूबी बहुत कई तरह की इसमें है, और जैसे आलाप का पार्ट है, तैयारी का पार्ट है, तबले के साथ है, झाला है, ये चीजें इसमें सारी जो हैं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। और जो लोग कर रहे हैं तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग तो इतना अच्छा समझते हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक को, और कि मैं तो खुद सीख रहा हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, हमेशा सीखना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को, बड़ों को, जो भी हम मैं शेयर करना चाहता हूँ उसको, तो उनको बच्चों को देख के और उनके पेरेंट्स को, और एक्चुअली ये टीम वर्क है पूरा। जैसे हमारी बॉडी है, एक ही चीज काम नहीं करती, और कोई चीज एक चीज की कम काम कर पाती है, तो वो सारा सपोर्ट सिस्टम जो है बॉडी का, कोई बताता नहीं है वो, लेकिन वो चलता रहता है। तो ऐसी इसमें है कि मैं तो बच्चों को देख के इतनी हैरानी मुझे होती है कि कैसे उनको इतना डेडिकेशन है। जैसे मीन सितार में थोड़ा सा बाद में शुरू करते हैं, लेकिन मैं एक स्कूल में सिखाने की कोशिश वहां जाता हूँ मैं, तो वहाँ बच्चे जो है, जब मैं कुछ करता हूँ तो वो करने की कोशिश करते हैं खुद ही, जबकि वो डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन वो बड़ी आसानी से कई दफा कर देते हैं, और तो खैर हमेशा करते रहना पड़ता है। और तो ये इंस्ट्रूमेंट की इसकी खूबी है। और शायद मेरा सवाल कंप्लीट हुआ, थोड़ा लंबा जवाब दिया मैंने। सर, आपके लिए और एक सवाल है कि जिस तरीके से हम गायकी शैली में देखते हैं कि ध्रुपद और ख्याल गायकी के फॉर्म में हमें पता चल जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्या वो डिफरेंस दिखता है? ये आशुतोष का सवाल है। मैं पहले सुन नहीं पाया ऐसे बात, इंस्ट्रूमेंट किससे पता लगता है कि जिस तरीके से गायन शैली में ध्रुपद या ख्याल हमें समझ में आ जाता है शैली देख के, सुन के, तो क्या वैसे ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें भी हमें समझ में आ जाता है कि ये अलग तरीके का जोनर है, मतलब ये ध्रुपद से है, ये ख्याल है, या कुछ और प्ले किया जा रहा है? देख, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे
पहले तो हम सिर्फ सुन के देखें कि हमें ठीक अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब जैसे हम कहते हैं कि हमें गाना बड़ा अच्छा समझ आता है या फिल्मी गाना अच्छी तरह से समझ आता है, एक्चुअली में ज्यादातर लोगों को उसके वो शब्द समझ आते हैं। और कई दफा सेम नोट से कई कई गाने भी होते हैं, लेकिन उनको वो पता नहीं है कि वो स्वर क्या है। तो क्योंकि बेसिकली तो उसमें इम्पोर्टेंट जो है वो स्वर है। और जब हम सुनते, जैसे मैंने भी शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था कि सितार इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। और जब करते करते फिर वो सब कुछ आपको होने लगता है। कोशिश करने से सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और स्वर तो वही है, कोई अलग तो नहीं है। जैसे पानी अगर हिंदी में पानी हिंदी में तो अंग्रेजी में अगर वो वाटर है तो किसी भाषा, सब भाषा में अपने में वो। राइट राइट, बिल्कुल सर। तो थैंक यू, थैंक यू। तुष्टि मैडम शायद कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ जरूर 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 पूछ। तुष्टि मैम। No, Krishna, I don't want to. I'm listening to entire discussion. It's quite enriching. ओके 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 सर, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जरूर पूछें। सर मुझे हमेशा लगता है जैसे कि हमारी जो कॉलेज में चित्रा मैम है ये भी लिखती हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ मैसेज जो हम देते हैं समाज को, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो आपको कैसे लगता है कि शास्त्रीय संगीत सोसाइटी को कुछ वापस करेगा, कुछ मैसेज देगा, या फिर जिस तरीके से म्यूजिक थेरेपी आजकल बहुत यूज हो रहा है फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज अगेंस्ट डिप्रेशन, तो इस तरीके से सर आप कैसे देखते हो इसे एज ए ट्रीटमेंट? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल सारे आपके अच्छे थे, लेकिन ये सवाल मुझे ज्यादा पसंद आया क्योंकि बेसिकली इस सवाल पे मैं बड़ी कोशिश में लगा हूँ। और संगीत, मेरी दिली इच्छा है कि संगीत के जरिए थोड़ा बहुत संगीत मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व होता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जब हम शुरू करते हैं उसको, तो कौन सी कंट्री का बैठा है, कौन सी प्रांत का बैठा है, छोटा है बड़ा है, मेल है फीमेल है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो जो है एकदम से कनेक्ट होता है। मुझे याद है कि एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल गिटारिस्ट थे, है मतलब ही, तो कुछ साल पहले मेरे पास उनको लगा कि मैं इससे कुछ सीख सकते हूँ। तो उन्होंने वही बातें संगीत के बारे में पूछी, सीखने की कोशिश करी या शेयर करी। तो मुझे अच्छा लगा कि हम तो कि अपने कल्चर को बचाने के लिए, कि हमारे घर में हमारे संस्कार जो हमें मिले अपने घर में, उसकी वैल्यूज क्या है, या हमारे देश में पूरी दुनिया में इज्जत क्यों है, किस वजह से है। तो वो कुछ चीज वो ऐसी है, कुछ ना कुछ तो है वो। जैसे भाषा संस्कृत और हिंदी, अब मुझे नहीं आती संस्कृत लेकिन असर जरूर पता है मुझे उसका। और ऐसी संगीत का है, इसमें इतना कुछ है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि सारी दुनिया खुश रहे, ऐसा मेरा दिली सपना है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दूं कि दुनिया में कोई बात ऐसी नहीं कि जो हम सिंपल तरीके से प्यार से ना शेयर कर सकें। और ये एक बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है ये संगीत हमारा, और स्पेशली हमारा क्लासिकल म्यूजिक। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ, बहुत लोग पढ़ा देखा। और इस अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी मुझे आती नहीं, लेकिन मैंने सुना ये नाम, और मुझे लगता है कि शायद हम सब लोग कोशिश वही करते हैं। थेरेपी होती है जब हम वो ट्यून करते हैं, और जब वो होता है, जब परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है वो असर करता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने शुरू किया वो एकदम से स्टेब्लिश हो जाए। कई दफा पूरे प्रोग्राम में मुश्किल पेश आती है, बहुत सारे कारण होते हैं। और मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक प्रोग्राम में ऐसा करीब 8-10 साल पहले मेडिटेशन के लिए कर रहा था वहां पे। तो उसमें एक बच्चे ने कुछ गाया, राग था। फिर वहां पे जो उनकी वो बैठी थी
गुरु जो थी, स्पिरिचुअल गुरु, तो उनको मेरे प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ये परफॉर्म कर रहे थे ऐसे हमारी बॉडी में चक्रास हैं, जैसे धीरे धीरे आलाप शुरू हुआ, आलाप करते करते ग्रेजुअली वो धीरे जोड़ ज्यादा और तबले के साथ स्पीड, ये सब चीजें। तब मुझे लगा कि हम महसूस तो करते हैं, एग्जैक्टली क्या है, तो उन्होंने उस तरह से एक्सप्लेन किया उस चीज को। तो ये जो मुझे बिल्कुल इसको कह नहीं पाता, लेकिन इसकी फर्म बिलीफ है मेरा कि ये मोर देन 100% है। अगर आपके सुर ठीक लगे, सुर लय वो फील आने लगे, तो सबसे पहले तो आपको शांति प्रदान करेगा खुद को, और शायद जब आपको अच्छा लगेगा तो जो सुन रहा होगा या जो वो, लेकिन उनको नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक महसूस हो रहा है, तो जरूर वो मैसेज आपको जाएगा। तो म्यूजिक थेरेपी और बस हम सीखें, और जो वो विचार शेयर करें एक दूसरे से, बस मेरी दिली इच्छा ये है कि सब इकट्ठे होके उसको, और देखिए कोई शब्द ना होने के बावजूद भी जो है वो कनेक्शन होता है, तो शायद ये संगीत की खूबी है। बिल्कुल सर, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग एंड थैंक यू सो मच। और आप दोनों अतिथियों को मेरा प्रणाम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। ओके, थैंक यू मैम। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रदर्शन। अगर मैं बालकृष्ण शर्मा के शब्दों में कहूँ तो, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि सब कुछ उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। शास्त्रीय संगीत की उपयोगिता कई अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप ये सिद्ध हो चुका है कि शास्त्रीय संगीत मन मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। यह अभिव्यक्ति का एक अलग माध्यम है तथा इसका प्रयोग उपचार के रूप में भी किया जा सकता है। अब हिंदी विभाग से जुड़ी वरिष्ठ प्राध्यापिका, बेहद ही प्रभावशाली डॉक्टर चित्रा सिंह मैम को धन्यवाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो गुणी कलाकार हमारे आए हैं हमारे बीच, अंजना अय्यर जी और सुनील कांत जी, उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ अपने पूरे कल्चरल कमिटी की तरफ से और कॉलेज की तरफ से। आपने जो समय हमें दिया वो बड़ा अनमोल था, और ये मैंने चंद पंक्तियां मैं लिखती भी हूँ, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जिस समय मुझे जो महसूस हो मैं उसे लिखूं। आज का जो अभी कार्यक्रम हुआ, मैं उसके लिए पहले चंद शब्द कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे बोलूंगी। सुर संगम, सुर संगम सुरों का मेला, सुर संगम सुरों का मेला, हृदय स्पंदन स्नेह का दिया, हृदय स्पंदन स्नेह का दिया, स्वर और लय से झूम उठा मन, स्वर और लय से झूम उठा मन, चेतना में फैला उजियारा, चेतना में फैला उजियारा। तो ये मेरी अनुभूति थी इस कार्यक्रम को लेके। काफी दिनों बाद ऐसा प्रोग्राम मैं अटेंड कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबसे अंत में धन्यवाद करना होता है, वो बड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले मैं प्राचार्य हमारे दुबे जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस आयोजन के लिए अनुमति दी और वो खुद भी इसमें शामिल हुए। उससे काफी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी जो कन्वेनर है उसको जरूर मैं उसका तो धन्यवाद जरूर करूंगी मैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम की कल्पना वो अक्सर किया करती है और ये इसकी खासियत है, और मैं हमेशा ही उसकी प्रशंसा करती हूँ। और आज मैं उसकी इसके लिए साधुवाद उसको देना चाहूंगी जो इतना अच्छा कार्यक्रम उसने आयोजित किया, क्योंकि इस कार्यक्रम से जो हमारी नई पीढ़ी है
वो हमारे भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उससे जुड़ते हैं। आज संगीत एक ऐसी चीज है जिससे सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाश्चात्य संगीत हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो संगीत है, प्राचीन हमारी शास्त्रीय संगीत है, कोई भी संगीत हो वो हमारे हृदय को छू के जाती है। और दुबे जी ने शुरुआत में ही एक बात कही थी कि हमारी जो परिवर्तन के साथ साथ भारतीय संगीत कहीं भारतीय लोगों के लिए पीछे रह रही है और पाश्चात्य की जो वो शोर वाली संगीत है वो आगे आ रही है। बट विश्व में आज भी, लेकिन विश्व में आज भी भारतीय संगीत की उतनी कदर है और हम लोग भी वापस उस ओर जा रहे हैं। इस कोरोना काल में मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे पति डॉक्टर हैं और हमारे काफी लोग डॉक्टर हैं, और उस समय संगीत का जो इस लॉकडाउन के समय महत्व था वो लोगों ने समझा, और खास तौर से भारतीय जो हमारी शास्त्रीय संगीत है उसकी जो मिठास है वो जो हमारे हृदय को छू के जाता है। अभी जो प्रोग्राम था, होता क्या है कि जब बच्चों को क ख ग से शुरू करना चाहिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि जैसे हम शास्त्रीय संगीत या कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं वैसे ही हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर संगीत सुनने की जो कैपेबिलिटी है कहें, या क्षमता है या योग्यता है, उसको भी हमें उन्हें देना चाहिए, उसके लिए भी हमें तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बचपन से उसके अंदर ये संस्कार डालते हैं, सुनना भी एक कला है, और वो अगर हम शुरू से डालेंगे तो वो उससे जुड़े रहेंगे। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे याद है कि हमारे लिए मस्ट था शास्त्रीय संगीत सुनना या सीखना बचपन में। दिल्ली आने के बाद मैंने देखा नई पीढ़ी अब वो आधुनिक संगीत की ओर भागते हैं, और बचपन में लोग दूसरी दूसरी तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अभी भी बिहार में और बंगाल में ये परंपरा है कि बचपन में बच्चों को संगीत की शिक्षा जरूर दी जाती है। मैंने भी प्राप्त किया, भले उसको लेके मैं आगे नहीं बढ़ी, इसीलिए इसकी पकड़ और इसकी समझ है मेरे अंदर, और इसलिए मैंने सवाल भी किया था मैम से। और आज का जो कार्यक्रम था वो मुझे लगता है जो मेरे युवा बच्चे हैं वो उससे जुड़ेंगे। किस तरह से उनको ये पता चला, जो फिल्मी गाने जो वो सुनते हैं उसके पीछे जो सोर्स है वो भारतीय संगीत ही है। जैसे जितने भी ठाट है, राग हैं, उसी से ये आधुनिक संगीत भी तैयार होता है, बनता है। तो मैं सही में आप दोनों की बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप दोनों के प्रति कि आपने बिल्कुल बेसिक्स बताया मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आजकल ये बेसिक्स बच्चों को नहीं पता होती है और कोई बताता भी नहीं है। प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों ने सुना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, यही टीवी पे भी देखते हैं, कॉलेजों में भी होता है। तो ये जो बेसिक है ये जोड़ती है। तो आज का कार्यक्रम सार्थक मानती हूँ कि बच्चों ने वैसे सवाल किए घराना के बारे में, सरगम के बारे में, सुरों के बारे में, जो हमारे स्टूडेंट जो है उसके बारे में, वाद्य यंत्र है उसके बारे में, उसको कैसे सीखें और वो कैसे छू के जाता है। और बिल्कुल ये ऐसा था, मैं थैंक्स देती हूँ इस कंप्यूटर को भी कि ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे हम लोग गुरु के साथ बैठ के सुन रहे हैं। तो वो जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी थी। धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को, और आप दोनों का मैं बार बार इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगा। आके आप गा के भी चले जाते, लेकिन आपने जैसे छोटी छोटी बातें बताई और हमारे बच्चे से जुड़े, उसके लिए आप लोग सही में धन्यवाद के पात्र हैं। उसके अलावा मैं कृष्णा और हमारे जो बच्चे हैं, कृष्णा जी हैं, और जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो इससे जुड़े हैं, तारा जी हैं और दिलजीत जी हैं, और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जो हमारे बच्चे हैं, आमरीन और वर्षा, स्मिता, महिमा, ऋतिक, ये वो बच्चे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में काम कर रहे हैं लगातार, और जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को उन्होंने बेहतर बनाया। तो एक बार फिर हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और तुलिका को भी, प्रिंसिपल सर को भी, और जितने भी यहाँ लोग हमारे मित्र हैं, काफी मेरे मित्र हैं, नाम मैं देख नहीं पा रही, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी।
और थैंक यू। इस धन्यवाद की सूची में मैं आपका नाम भी लेकर आना चाहती हूँ। चित्रा मैम जो हैं एक हमेशा से एक मेरे लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम मतलब की तरह वर्क करती हैं। जब भी मैं कुछ आइडिया बताती हूँ शी ऑलवेज एनकरेजेस कि वाह बहुत अच्छा आइडिया, इसको करो। तो वो जो सपोर्ट मुझे मिलता रहा मैम आपसे, और जो आज आपने शुरुआत से लेके अंत तक आपने पूरा एक तरीके से एक हमारे लिए रहे और मनोबल बढ़ाया, मैं आपके लिए हमेशा हमेशा थैंकफुल हूँ। और ये एनकरेजमेंट के लिए भी मैम थैंक यू। तो और सभी का, और हमारी कल्चरल कमेटी जो ऑल थ्रू आउट इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमेशा एनकरेजिंग वर्ड्स और देती हैं, तुष्टि हैं और नरेंद्र भारती हैं, सब लोग हैं जो यहाँ पे हैं अभी इस समय पे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम मैं भूल गई, जो हमारे प्रवीण जी हैं, वो शुरू से अंत तक रहते। प्रवीण जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम नहीं होता। वो हमारे जो पूरा जो सिस्टम है उसको वो चला रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं उनका नाम लेना भूल गई थी। हाँ जी, तो अब सभी लोग एक ग्रुप फोटो हम खींच